रात हो जाती है और रतन भी पर्ची में लिखकर अपनी पर्ची अपने दरवाजे के सामने रख देता है और अंदर चला जाता है। अरे रतन, अरे कब तक तू मेरा किराया नहीं देगा रे? अरे इतनी बार मैं तुझको कहता हूँ कि मेरा किराया दे दे, नहीं तो घर से निकाल दूंगा। अरे ये मकान मैंने फ्री फंड के लिए नहीं रखा। कब देगा किराया बता? इस बार तुझको मैंने माफ नहीं करना। पहले ही 2 महीने का किराया तुमने दिया नहीं, तो इस महीने का किराया माफ नहीं करूँगा। याद रखना मेरी बात। सेठ साहब, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। अगर मेरे पास हो तो मैं ऐसे ही विनती करूं हर बार आपसे कि इस बार मेरे पास पैसे नहीं, मैं अगली बार किराया दूंगा। सेठ साहब यकीन करें मेरा, ऊपर से ठंड इतनी है कि काम नहीं मिलता और घर का राशन भी मुश्किल से ही पूरा हो पाता है, बल्कि कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता है। और इस सब के चलते किराया कैसे दे दूं? मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन इतनी ठंड में काम भी नहीं मिलता ना सेठ साहब, वरना मैं कभी भी किराया रखूं ना आपका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 महीने का किराया तो आपको दे दूं। अरे फिर वही बात। अरे 1 महीने का किराया मैंने अपने सर में मारना है क्या? मुझे पूरे 3 महीने का किराया चाहिए। 3 महीने का किराया मतलब 2 पिछले और 1 ये, पूरे 3 महीने बनते हैं। अरे बाबा मैं और नहीं सह सकता, मुझ में बर्दाश्त नहीं बाबा। मुझे पूरे 3 महीने का इस बार किराया ना मिला ना तो खाली कर देना मकान, बस और नहीं मैं कह सकता। मकान खाली करना है फिर तुमने। हाँ, पूरा किराया देना है पूरा, चाहे सूखी खाओ चाहे गीली खाओ रोटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किराया पूरा चाहिए मुझे इस बार। सेठ साहब फिर वही बात, ऊपर से ठंड का इतना कहर है कि कोई काम नहीं देता, और अगर कहीं काम मिल भी जाए तो ठंड का कहर ही इतना है, इतनी ज्यादा ठंड है कि काम हो ही नहीं पाता। और इतना सब कुछ देखकर भी आप मुझ पर तरस नहीं खा रहे। मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ सेठ साहब, मैं चुका दूंगा आपका किराया। मैं इसी गांव में ही रहता हूँ, आपके मकान में कहीं जाने तो नहीं वाला ना सेठ साहब। तो फिर आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? कुछ मोहलत दे देना। अरे बस मैंने मोहलत दे देकर ना बहुत देख लिया है, अब मोहलत नहीं मिलेगी। ना बस अब मैं जा रहा हूँ। चल जा, तुझ पर तरस खा लिया। 1 हफ्ते तक मुझको मेरा किराया 3 महीने का चाहिए पूरा, ठीक है? अगर ना मिला ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता तुम्हारे पास है। जी सेठ साहब, मुझको इतना भी बहुत है। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा 1 हफ्ते में। इसके बाद सेठ हरीलाल वहां से चला जाता है। सेठ खुद तो चला गया, लेकिन मुझे परेशान कर गया। अब कैसे होगा सब कुछ, कैसे करूंगा मैं? 3 महीने का किराया, 1 महीने का तो मैं कर ही लेता, किसी से उधार मांग लेता, लेकिन इतना ज्यादा उधार भी मुझे कौन देगा? पता नहीं अब क्या होगा। चलो, ऊपर वाला कुछ करेगा ही। रतन भी इतना कहकर वहां से घर की तरफ चल पड़ता है। आज तो ठंड का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। पिछले साल भी ठंड थी, लेकिन इस साल तो ठंड का कहर आसमान को छू रहा है। बहुत ठंड है। जल्दी से घर को चलूं बस। जल्दी। रतन ऐसे ही जा रहा था कि उसका एक दोस्त जिसका नाम शामू था, वो आग जलाकर बैठा होता है और रतन को जाते देखकर ये कहता है कि अरे रतन भैया कैसे हो, ठीक हो ना? अरे रतन भैया बहुत ही सर्दी है, जल्दी भाग आओ। ये देखो आग जलाकर बैठा हूँ, मौजें लगी हैं, जल्दी आ जाओ।
रतन को भी ठंड लग रही थी और रतन ने सोचा क्यों ना शामू के पास बैठकर कुछ बातचीत ही हो जाए और थोड़ा सा हाथों को भी गर्म कर लूंगा। तो रतन शामू के पास चला जाता है। और रतन भाई कैसे हो, ठीक हो ना? तो फिर इतनी ठंड में कहाँ घूम रहे हो? हाय अरे ठंड बहुत है, घर पर बैठना था ना। काम शाम तो वैसे भी आजकल मिल नहीं रहा, तो यहाँ कैसे घूम रहे हो? अरे रतन भैया, इतनी ठंड में काम कहाँ? काम तो ढूंढता भी हूँ तो नहीं मिलता। वो मेरे सेठ ने बुलाया था। 3 महीने का किराया हो गया है ना, 2 महीने का पिछला भी नहीं चुका पाया और इस महीने का भी चुकाना बाकी है। तो उसने बुलाया था कि इस बार अगर तुम किराया चुकाओगे तो वो पूरे 3 महीने का, इस महीने का नहीं, और अगर तुम ना चुका पाए तो घर को खाली करना पड़ेगा। तो वो यही गुस्सा कर रहा था मुझे, तो बस इसी परेशानी में मैं चलता आ रहा था तो तुमने आवाज दे दी। बस गरीब का क्या है इस दुनिया में। शामू, सच्ची में बहुत परेशान हुआ। अगर मोहलत थोड़ी सी दे देता तो मैंने कहा भाग जाना था, चुका ही देने हैं, लेकिन सेठ नहीं माना। देख लो, अब परेशान ये हूँ कि करूँ क्या। अरे तुम्हारी परेशानी नहीं, हर एक की यही परेशानी है। मेरा सेठ भी ऐसे ही है। देखो अब काम तो बंद है सर्दी की वजह से ना, सर्दी की शिद्दत जितनी ज्यादा बढ़ेगी काम बंद है। तो मैंने उसको कहा थोड़ा सा उधार दे दो, जब काम चल पड़ेगा तो फिर काट लेना, लेकिन माना नहीं। देख लो ये अमीर जो होते हैं ना, ये बड़े लोग, ये ऐसे ही करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। खून, हाँ खून। लेकिन तुम्हारा तो घर ही जा रहा है। बात तो परेशानी वाली है रतन, सच्ची। तो और क्या शामू, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ सेठ की बात सुनकर। काश कहीं अपना एक घर होता ना, तो फिर तो क्या ही बात थी। लेकिन मैं गरीब, अपना घर कहाँ से खरीद पाऊंगा? मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही पूरा हो पाता है, और इसमें घर कहाँ से खरीदूंगा? अब तो ऊपर वाला ही कुछ करेगा। ऐसा होता ना, रात को सोते और जो चाहिए हो वो सुबह को मिल जाता। काश ऐसा भी हो पाता। पता नहीं इस दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं। अरे मैंने सुना है ऐसा होता है। यहाँ हमारे गांव में नहीं होता, लेकिन शहरों में होता है। मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, उसने मुझको बताया कि हमारे यहाँ वहाँ पर जब भी क्रिसमस आता है ना, तो सेंटा क्लॉज होता है। एक बुढ़ाऊ आता है और वो सबको मनचाही चीजें देकर जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है, जो मन चाहे वो देकर जाता है। हाँ। रतन और शामू दोनों ही बातें कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से भानु जमींदार, जो बहुत ही दिल का अच्छा और गरीबों की मदद करने वाला था, वो आ रहा होता है। और रतन शामू की बातें सुनकर वहीं पर थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनता रहता है। अरे अरे अरे, सच्ची में क्या ऐसी भी कोई चीज है? कोई ऐसी गेंटाकोस, क्या इसको कहा था तुमने? ये जो बुढ़ा आता है शहरों में, क्या नाम था इसका? एक सेंटा क्लॉज। हाँ, तो क्या ये हमारे गांव नहीं आ सकता? अगर ऐसा हो तो सच्ची में सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। हाँ, सेंटा क्लॉज नाम है, सेंटा क्लॉज। हाँ, मैं भी 2-3 दिन लग गए थे नाम सीखने में, आ जाएगा। लेकिन यार हमारे गांव नहीं आ सकता, क्योंकि वो बड़े ही शहरों में आता है। हमारा छोटा गांव है ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आएगा। अगर अच्छा, लेकिन अगर वो आता है तो तुमको इतनी खुशी क्यों होती भैया? अरे तुमने खुद ही तो कहा है मुझको कि जो मन चाही चीज होती है वो मिल जाती है। तो मुझे खुशी इसीलिए होती क्योंकि मेरी मन चाही चीज तो एक बस छोटा सा मकान है जो मेरा अपना हो, जिसका मुझे किराया ना देना पड़े, रोज रोज सेठ मुझे तंग ना किया करे। फिर तो खुशी की बात ही है ना। लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं आता। चलो, काश अगर ऐसा होता तो क्या ही बात थी। ये तो बात है, पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में तो नहीं आएगा ना। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। अरे वैसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं, वो तो बस क्रिसमस पर ही आता है। अब तो क्रिसमस गुजर गया है, अब आने का तो कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। चलो सोचेंगे, लेकिन अगले साल। हाँ। जमींदार सारी बातें उनकी सुनता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
अरे इसका मतलब जैसे रतन परेशान है गांव में, और भी तो लोग परेशान होंगे ही। मुझे पता है सेंटा क्लॉज की बात तो यही है कि बस लोग एक दूसरे की मदद करते हैं अपनी जेब से। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा गांव वालों का। ऐसा करता हूँ कि खुद ही सबको ये कहता हूँ कि मुझको सेंटा क्लॉज ने खुद बताया है कि क्रिसमस के बाद भी मैं सबको गिफ्ट दूंगा। हाँ ये बात ठीक है। पूरे गांव में जाकर ऐलान करवाता हूँ और ये कहूँगा कि जिस जिसको जो कुछ भी चाहिए वो लिखकर अपने घर के बाहर रात को रख दे। सेंटा क्लॉज आएगा और वो पर्ची लेकर चला जाएगा और जिस जिसको जो कुछ चाहिए होगा उसको मिल जाएगा। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। जाता हूँ और जाते ही कल्लू को ये कहता हूँ और कल्लू जाकर ऐलान करेगा। भानु सेठ इसी सोच में जा रहा था कि गांव वालों की किसी न किसी तरीके से अब मदद मैं खुद करूंगा, और वो जल्दी जल्दी से घर को जा रहा था। भानु सेठ अपने घर पहुंच जाता है। भानु सेठ घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी गंगा उससे ये पूछती है कि क्यों जी, आज कहाँ गए थे आप? इतनी ठंड है बाहर और आप ऐसे ही चले गए थे सुबह के। आपने तो खाना भी नहीं खाया। क्या आज काम ज्यादा था कुछ बाहर? मैंने आपको कह भी रही थी कि आज ठंड ज्यादा है, बाहर मत जाएं, लेकिन आप फिर भी चुपचाप सुबह खाना खाने के बिना ही चले गए। अरे नहीं नहीं गंगा, वो बस थोड़ा सा जरूरी काम आ गया था और खाना मुझे वैसे भी भूख नहीं थी इसीलिए नहीं खाया। कोई बात नहीं, अब बना दो, अब खा लेता हूँ। वैसे मैंने ना तुम्हारे साथ एक बात करनी थी। बात? कौन सी बात? करे ना, कौन सी बात है? भानु गंगा को सारी बात बताता है जो वो सोच रहा था कि कैसे गांव वालों की मदद की जाए सेंटा क्लॉज बनकर, ताकि गांव वालों को पता भी ना चले और उनकी मदद भी हो जाए। तो वो यही बात सारी अपनी पत्नी से करता है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आप सही कहते हैं। ऐसे तो लोग यही कहेंगे ना कि जमींदार गांव वालों की मदद कर रहा है और बड़ा बनने के लिए बता भी रहा है। नहीं, ऐसे ही ठीक है। अगर किसी की मदद करो तो अपना नाम बड़ा नहीं बनाना चाहिए। सेंटा क्लॉज बनकर ही आप सबकी मदद करें और ऊपर वाला तो देखता है ना, ऊपर वाला हमको और ज्यादा देगा। हाँ गंगा, मैंने भी यही सोचा है कि अपना नाम बड़ा करने की क्या जरूरत, ऊपर वाले ने पहले ही बहुत कुछ दिया है। बस चोरी छुपे ही सही गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ और वो मुझे एक रास्ता मिला है सेंटा क्लॉज का, और ये मैं मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता। ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आप गांव वालों को ये कैसे कहेंगे कि सेंटा क्लॉज आया है और आप सबकी मदद करना चाहता है? आप कैसे मनाएंगे सबको और कैसे कहेंगे? वो ऐसे कहूँगा कि कल्लू को अभी मैं बुलवाने लगा हूँ और कल्लू को ये कहकर भेजूंगा कि सेंटा क्लॉज की बात जमींदार के साथ हुई है और उसने ये कहा है कि जिस जिसको जो कुछ भी चाहिए वो अपनी पर्ची लिखकर जो भी उसको सामान चाहिए अपने घर के बाहर दरवाजे में रख दे। रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और उसकी पर्ची उठाकर ले जाएंगे और उसको जो कुछ चाहिए होगा उसको मिल जाएगा। साफ सीधी सी बात है और लोग इस पर यकीन भी करेंगे। हाँ तो गंगा, ये ख्याल कैसा है? ठीक है ना? जी जी, ये आपकी बात बहुत ही अच्छी है। ये ख्याल आपका ठीक है, ऐसा ही करें। जिस जिसको जो भी कुछ चाहिए होगा वो पर्ची लिखकर अपने दरवाजे के सामने रख देंगे। और एक पर्ची तो मैं भी लिखूंगी। क्या मैं लिख सकती हूँ? क्योंकि सेंटा क्लॉज की पत्नी तो मैं ही हूँ ना। लिखूं?
अरे गंगा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है और सेंटा क्लॉज की तो तुम खुद पत्नी हो, तो तुमको किस चीज की जरूरत है? चलो ठीक है, अब मैं ना जाकर कल्लू को समझा कर आऊं और वो ऐलान करे पूरे गांव में, ठीक है? इतना कहकर भानु कल्लू के पास चला जाता है। भानु कल्लू के पास आ जाता है और कल्लू से ये कहता है कि अरे कल्लू, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने पूरे गांव में ऐलान करना है और ये जो मैं तुझको बताने लगा हूँ इसको गौर से सुन लो और अच्छे तरीके से पूरे गांव में ऐलान कर देना, ठीक है? अरे सेठ साहब, आपका हुक्म तो सर आंखों पर। बोलिए बोलिए, क्या ऐलान करना है? भानु कल्लू को सारा कुछ समझा देता है कि तुमने कैसे गांव में ऐलान करना है। मैं अभी गया और ऐलान जाकर कर देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। कल्लू वहां से चला जाता है और पूरे गांव में जाकर ऐलान कर देता है कि जिस जिसको जो कुछ भी चाहिए वो पर्ची लिखकर अपने दरवाजे के सामने रख दे। रात को सेंटा क्लॉज आकर ले जाएंगे और जो कुछ भी पर्ची में लिखा होगा वो मिल जाएगा। तो कल्लू अच्छे तरीके से ऐलान गांव में कर देता है। सेठ साहब, मैंने ऐलान कर दिया है, अब देखो कौन कौन पर्ची बाहर रखता है। हाँ, बस ठीक है। तुमने रात को जाना है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हम दोनों जाएंगे, जाकर देखेंगे जिस जिसकी पर्ची बाहर होगी पड़ी, हम उसको ले आएंगे, ठीक है? आज रात को ही पता चल जाएगा कि पर्ची बाहर कौन रखता है। जी ठीक है सेठ साहब, रात को हम दोनों चलेंगे फिर। दूसरी तरफ गांव में कोई भी जमींदार के ऐलान की बात पर यकीन नहीं करता कि कोई पर्ची रखने से हमारी जरूरत पूरी हो सकती है, और वो इस बात को झूठा मानते हैं कि कोई सेंटा क्लॉज आएगा और ये सब कुछ होगा, और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन रतन जो था वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि जमींदार सच कह रहे हैं। तो रतन ये कहता है कि अरे वाह, जमींदार साहिब ने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं तो पर्ची में एक मकान का लिखूंगा कि बस मुझे एक मकान मिल जाए अपना, ताकि मुझे ये रोज रोज सेठ से बातें ना सुननी पड़े। बस अपना एक मकान चाहिए बस। हाँ, पर्ची में लिखकर रात को रख दूंगा। रात हो जाती है और रतन भी पर्ची में लिखकर अपनी पर्ची अपने दरवाजे के सामने रख देता है और अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ गांव का कोई भी आदमी अपने घर के बाहर कोई पर्ची नहीं रखता, सिर्फ पूरे गांव में से रतन ही पर्ची रखता है। अरे कल्लू, क्या लगता है सबने पर्ची रखी होगी? सेठ साहब, अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है, पर्ची तो सभी ने रखी होगी। मुझे तो लगता है सब गांव वालों ने रखी होगी। चलो जाकर देखते हैं कि तुम्हारे ऐलान का क्या असर पड़ा है गांव वालों पर। वो दोनों जाकर देखते हैं और उनको किसी के दरवाजे पर कोई भी पर्ची नजर नहीं आती, बस रतन के दरवाजे पर ही पर्ची होती है। और कल्लू उस पर्ची को पकड़ लेता है और भानु सेठ से ये कहता है कि सेठ साहब, पर्ची तो बस ये एक ही मिली है। पूरे गांव वालों में से किसी ने भी पर्ची नहीं रखी, सिर्फ इसने रखी है। मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम रतन है, इसी ने बस पर्ची रखी है और कहीं से कोई पर्ची नहीं मिली। मुझे लगता है कि गांव वालों को ना हमारी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए किसी ने पर्ची नहीं रखी। चलो, जिसको यकीन आया है इसका तो काम हो जाएगा ना। तो अगर इसका हो गया तो फिर बाकी सब भी यकीन कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोई बात नहीं, मदद तो करनी है, इसकी मदद करेंगे तो बात फैल जाएगी, तो अगली बार सभी पर्ची रखेंगे। चलो अब घर चलें और सुबह को रतन को बुला लेंगे।
अगले दिन रतन सुबह सुबह ही उठता है और बाहर निकलकर ये कहता है कि अरे पर्ची तो गायब हो गई है और कोई बात भी नहीं हुई। पता नहीं क्या किस्मत में लिखा है। चलो इंतजार ही करेंगे अब तो। रतन देखता है कि सामने से कल्लू आ रहा होता है और कल्लू रतन के पास आकर ये कहता है कि अरे रतन, कैसा है रे? ठीक है ना? रतन, तुझको उस सेठ भानु ने बुलवाया है, तो चल मेरे साथ। तुमने पर्ची डाली थी ना, उसके बारे में तुमसे कोई बात करनी है, तो चल मेरे साथ चल। रतन और कल्लू वहाँ से चल पड़ते हैं। रतन भानु के पास आ जाता है। जमींदार साहब, कैसे हो आप? ठीक हो? तो आपने मुझे बुलवाया है? जी बोले। अरे हाँ रतन, मैं ठीक हूँ। तू कैसा है रे? अच्छा, तो तुमने पर्ची डाली थी ना, तो सांता क्लॉज मुझको ये तुम्हारी एक चीज देकर कर गए हैं। मुझे तो नहीं पता इसमें क्या है। जो तुमने पर्ची में डाला होगा वही होगा, हमने तो नहीं देखा। तो ये लो, ये ले जाओ, ये तुम्हारी अमानत हमारे पास पड़ी थी। हाँ, जमींदार साहब, मैंने पर्ची डाली थी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझको ये दिया। अबे शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया तो उसका जो ये हमको देकर गया है। अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि इसमें है क्या। चल ले जा इसको। रतन उस पोटली को वहाँ से ले जाता है और अपने घर आ जाता है और घर आकर उस पोटली को खोलता है तो उसमें से बहुत सी सोने की मुद्राएं होती हैं और वो पोटली सोने की मुद्राओं से भरी होती है, जिससे वो अपना एक अच्छा घर खरीद सके। भानु ने रतन की सेंटा क्लॉज बन के मदद की। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कोई भी त्योहार हो, क्रिसमस हो, हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है, उसको जरूरत है, तो सेंटा क्लॉज बनकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमेशा जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसकी मदद करें। और अगर आप सबको ये हमारी कहानी पसंद आती है तो हम इसका दूसरा भाग भी जरूर लाएंगे, क्योंकि अभी ये कहानी अधूरी है।